हाय एवरीवन। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये जवाब होगा कि जब हमारा टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर जाता है, तब हमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। इस जवाब से ये पता लगता है कि बहुत सारे लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को, जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद है, सेल्स की एक लिमिट क्रॉस करने के बाद है, टर्नओवर की एक लिमिट क्रॉस करने के बाद है, उसके बारे में तो ध्यान है। लेकिन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के अंदर जो और कंडीशंस है, जिन कंडीशंस की वजह से आपको, अगर आपकी सेल्स 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस नहीं करती, आपकी सेल्स चाहे 2-4 लाख रुपए भी है, और अगर आप उनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो भी आपके ऊपर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। उन कंडीशंस का काफ़ी सारे लोगों को ध्यान नहीं है, और अगर ध्यान है तो उसमें से काफ़ी सारी कंडीशंस को लेके क्लैरिटी लोगों के पास नहीं है। और आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, आज जिस तरह से बिजनेसेस किए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन कंडीशंस को समझना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, आपको ये हमारे आगे के डिस्कशन से समझ आएगा। तो आज हम इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब आती है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम है, तो भी उस केसेस के अंदर आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब आ जाएगी। तो इस चीज को समझने के लिए हम हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और जीएसटी एक्ट का सेक्शन 24 देखते हैं। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 24 बोलता है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा कुछ केसेस के अंदर। तो मतलब अगर आप इनमें से किसी केस के अंदर फॉल कर जाते हैं, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, चाहे आपको 20 लाख और 40 लाख की लिमिट आपको नहीं देखनी, अगर आप इनमें से किसी कंडीशन के अंदर फॉल कर जाएंगे। तो ये सबसे पहले बोलता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है। मतलब आप मान लीजिए कि आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस, तो मान लीजिए राजस्थान में, और आप जो सप्लाईज कर रहे हैं वो किसी हरियाणा के पर्सन को, किसी एमपी के बंदे को, किसी यूपी के बंदे को, उन्हें अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंटरस्टेट सप्लाईज की वजह से आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। इस कंडीशन की वजह से कुछ कुछ खास बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों की जो ऑनलाइन अपने गुड्स सेल करते हैं। मान लीजिए आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है ये कि लोग अपनी ऑनलाइन स्टोर बना के, अपनी वेबसाइट बना के, उसके थ्रू अपने गुड्स सेल करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, उनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। मैं अभी सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन अपनी स्टोर बनाई, जिन्होंने आजकल शॉपिफाई के थ्रू, विक्स के थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स, कुछ आप घंटों के अंदर बहुत अच्छी स्टोर आप ऑनलाइन बना सकते हैं और उस स्टोर के थ्रू अपनी सप्लाईज कर रहे हैं। ऐसे केस के अंदर उनमें से काफी सारे लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन हाथ के हाथ नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख रुपए की है, जब मैं 40 लाख की सेल कर लूंगा उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूंगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर बहुत इजीली आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे वो आपकी होम स्टेट के अलावा, मान लीजिए आप राजस्थान से काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऑर्डर्स राजस्थान के बाहर से भी ऑर्डर्स आएंगे, और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो ऐसे के अंदर आप इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स बना के, विक्स के थ्रू, शॉपिफाई के थ्रू, या कोई अपनी पर्सनली वेबसाइट डेवलप करवा के जो अपने गुड्स सेल करेंगे, उन्हें 20 लाख 40 लाख की लिमिट ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। उन्हें इनिशियली अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके ही अपना काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इंटरस्टेट ऑर्डर्स आने ही आने वाले हैं। इसके साथ साथ सिमिलर लाइंस पे मैं बात करना चाहूंगा कि आज की डेट में काफी सारे लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू, काफी सारी सेल्स कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस सेम चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगला इस कंडीशन का खास ध्यान उन लोगों को रखना चाहिए जो बॉर्डर एरियाज पे रह रहे हैं। मान लीजिए आप राजस्थान पे रहते हैं और आपका बॉर्डर लगता है एकदम हरियाणा का आपके पास में, तो आपको इस कंडीशन का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमन होता है कि आप इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन सिर्फ इन्हीं लिमिटेड केसेस में लगेगी, कोई भी पर्सन जो गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर ये कंडीशन लग जाएगी। ये कंडीशन सर्विसेज पे भी लग रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन देते हुए इसको, सर्विसेज को इससे बाहर कर दिया है कि अगर आप सर्विसेज के केस के अंदर आप इंटरस्टेट सप्लाईज भी कर रहे हैं और आपकी थ्रेशोल्ड अभी क्रॉस नहीं हुई है 20 लाख रुपए की, तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस नोटिफिकेशन को भी हम देख लेते हैं, जो नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 है, इंटीग्रेटेड टैक्स का है, जो 13 अक्टूबर 2017 को आया था। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं उन लोगों को जो अपनी इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे हैं टैक्सेबल सर्विसेज की, मतलब जो सर्विसेज की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं और जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जो कंप्यूट किया जाएगा पूरे इंडिया के बेसिस, पैन इंडिया जो आपका टर्नओवर है, अगर वो आपका एक्सीड नहीं करता 20 लाख रुपीस को,
चाहे आप इंटरस्टेट भी सप्लाई कर रहे हो ऐसे केस के अंदर, तो ऐसे पर्सन को हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से। तो हमने अभी देखा कि ऊपर कोई अगर इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहा है तो उसके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज कर रहा है और उसकी अभी लिमिट 20 लाख को क्रॉस नहीं की है, तो गवर्नमेंट ने उसे एग्जेम्पशन दे दी है। तो इसे मैं आपको अगर समझाऊं तो मैं एक सीए हूं, मैं अपनी सर्विसेज राजस्थान में बैठ के अगर किसी महाराष्ट्र के बंदे को दे रहा हूं और मेरा टर्नओवर अभी 20 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं किया है, तो मेरे को ऐसे केस के अंदर, चाहे मैं 24 के अकॉर्डिंग मैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हूं क्योंकि मैं इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहा हूं, लेकिन इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की वजह से मैं इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज करने की वजह से भी अभी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होऊंगा। तो सर्विसेज के केस के अंदर, इंटरस्टेट सप्लाईज के अंदर गवर्नमेंट ने हमें एग्जेम्पशन दिया है। इसका दूसरा बेनिफिट उन्हें बहुत मिलेगा, जो फ्रीलांसर्स है उन्हें इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं यहाँ पे उन फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ जो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कोई फाइवर वगैरह के थ्रू कर रहे हैं, तो उनकी बात अभी मैं नहीं कर रहा। जो इंडिपेंडेंटली सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसर्स हो चाहे एजेंसीज हो, जो अभी मान लीजिए कि कोई वीडियो एडिटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और वो इंटरस्टेट सर्विसेज भी दे रहे हैं। और इंटरस्टेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट, अगर आप इंडिया में बैठे बैठे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी आप इंटरस्टेट सप्लाईज के अंदर कवर होंगे और ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रीलांसर है, कोई एजेंसी है जो रजिस्टर्ड है, मान लीजिए दिल्ली के अंदर, और वो दिल्ली के अंदर होने के बाद और मुंबई के किसी पर्सन को सप्लाईज दे रही है, तो चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाईज भी हो रही है, लेकिन वो इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बनने की वजह से वो एग्जेम्पशन के अंदर आ जाएगी और उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अनटिल अनलेस वो 20 लाख की थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ये नोटिफिकेशन आगे लिखता है कि अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, तो उन केसेस के अंदर अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से भी क्रॉस कर जाएगा तो भी आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, मतलब 20 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं करेगी वहां पे, ऐसे के अंदर 10 लाख की लिमिट रहती है। तो इस पॉइंट से आपको समझ आया होगा कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आप 20 लाख 40 लाख की थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो भी। और अगर आप इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो ऐसे के अंदर गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है। इस इंटरस्टेट सप्लाई में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में जो एग्जेम्पशन मिला है, वो सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट ने कुछ जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं या स्पेसिफाइड जो हैंडमेड आइटम्स है, उन्हें भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है। तो अगर आप कोई हैंडमेड आइटम्स के अंदर काम करते हैं, उसका अगर आपका कोई काम है, तो एक बार आप उसे रेफर कर ले कि आपके ऊपर क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसके बाद इसके अंदर जो अगली एंट्री है वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं कि मान लीजिए आप अपना बिजनेस तो कर रहे हैं यूपी से, आप यूपी के अंदर रजिस्टर्ड है और यूपी से अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लीजिए दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर कोई ट्रेड फेयर लगा और आप वहां से जाके अब 20-25 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन अपना वहां पे जाके वहां से अपनी सप्लाईज करना चाह रहे हैं, वहां पे अपना माल बेचना चाह रहे हैं उस ट्रेड फेयर के अंदर जाके, तो ऐसे केस के अंदर आपको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं कि जिस स्टेट के अंदर आप रजिस्टर्ड है उसके अलावा किसी दूसरी स्टेट के अंदर जाके कुछ पीरियड तक आप वहां से सप्लाईज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन लेने की। आपको 20 लाख 40 लाख की थ्रेशोल्ड नहीं देखनी, आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेते हुए चलना होगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी एंट्री है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है कि अगर आप कोई आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, अगर आप रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो ऐसे केस के अंदर उन पर्संस को मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो आप इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि आप कहीं पे ऐसी कोई सप्लाईज तो रिसीव नहीं कर रहे जिसके ऊपर आप एज अ रेसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लायबल है आरसीएम के प्रोविजंस की वजह से, सेक्शन 9394 के प्रोविजंस की वजह से। तो आपको मैंडेटरीली आरसीएम की कंप्लायंस करने के लिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा और आप उसके बाद आरसीएम की कंप्लायंस करेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में ये बात करता है कि उन लोगों को लेना होगा जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है अंडर सेक्शन 95। तो 95 के अंदर ये यहाँ पे जो बात कर रहा है, ये एक्चुअली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 95 के अंदर कवर होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, उन सप्लायर्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो 95 वाले ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप एक कोई रेस्टोरेंट ओनर है जो जोमेटो स्विगी के थ्रू सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो जोमेटो स्विगी की हो रही है, ना कि उस रेस्टोरेंट ओनर की। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर बोलते हैं कि जो जोमेटो स्विगी है, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है जो 95 के अंदर कवर होते हैं, तो उनके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी है। ये नॉर्मल बिजनेस के ऊपर नहीं है, जैसे जोमेटो स्विगी हो गए, अर्बन क्लैप हो गए, उनके रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। अगले पॉइंट में ये कवर करता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस को जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं।
तो मान लीजिए कोई पर्सन है जो इंडिया के बाहर का है, उसे इंडिया में आके कुछ टाइम के लिए सप्लाईज करनी है किसी पर्टिकुलर स्टेट से, तो ऐसे केस में उसे एनआरटीपी बोला जाता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो अगर उन्हें इंडिया में आके इस तरह से कोई सप्लाईज करनी है तो उन्हें मैंडेटरीली इंडिया के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसके बाद ही वो सप्लाई कर पाएंगे। उनके केस के अंदर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले पॉइंट में वो कवर करता है कि ऐसे लोग जिन्हें टीडीएस काटने के लिए जो लाइबल है अंडर सेक्शन 51। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो टीडीएस की बात होती है सेक्शन 51 में, ये अलग है जो इनकम टैक्स में टीडीएस की बात होती है। इनकम टैक्स वाला टीडीएस अलग है, जीएसटी वाला टीडीएस अलग है। तो अगर आप जीएसटी के अंदर कोई पर्सन टीडीएस काटने के लिए लाइबल है, उसके बाद पेमेंट करने के लिए लाइबल है, टीडीएस काट के पेमेंट करने के लिए लाइबल है, तो उन पर्संस को भी टीडीएस के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आपको जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, जो टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं आप, वो लेने की रिक्वायरमेंट चाहे आपकी ना बन रही हो, लेकिन आपको जो टीडीएस काटने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको लेने की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आप कोई नॉर्मली रजिस्टर्ड है, एक एज अ नॉर्मल आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, उसके लिए आप रजिस्टर्ड है, लेकिन अब आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ गई, तो आपको टीडीएस काटने के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेटली रजिस्टर्ड लेना होगा इस एक्ट के अंदर, और वो मैंडेटरी है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले तक ये रिक्वायरमेंट्स मेनली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज थी उनके ऊपर थी। मान लीजिए गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट्स थे, पीएसयूज थे, उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट थी। लेकिन रिसेंटली अभी मेटल स्क्रैप के केस के अंदर यहाँ पे जो टीडीएस काटने की लायबिलिटी है वो मेटल स्क्रैप अंदर भी ला दी गई है। तो अब नॉर्मल बिजनेसेस को भी इस प्रोविजन का ध्यान रखना होगा। अगर वो मेटल स्क्रैप का काम करते हैं तो उन्हें एक बार चेक करना होगा कि वो कहीं पे टीडीएस काटने के लिए लाइबल तो नहीं है, और अगर वो टीडीएस काटने के लिए लाइबल होते हैं तो उन्हें मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेक्शन 51 के अकॉर्डेंस के अंदर। अगला पॉइंट फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई सप्लाईज कर रहे हैं गुड्स की या सर्विसेज की ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तो ऐसे केस के अंदर चाहे आप एजेंट की तरह कर रहे हो या आप अदरवाइज भी कर रहे हो, तो मेनली अगर अपन कवर करें तो इस पॉइंट के अंदर एजेंट्स कवर होते हैं कि आप एज अ एजेंट अगर किसी और पर्सन के बिहाफ पे सप्लाईज करते हैं तो आप इस पॉइंट के अंदर कवर होते हैं। तो इस पॉइंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी हो जाती है वो ये होती है कि ऑन बिहाफ ऑफ दी अदर पर्सन सप्लाई करने का क्या मतलब है। क्या सभी एजेंट जो काम कर रहे हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन सप्लाई कर रहे हैं, या कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। अब मान लीजिए जो मंडी के अंदर बिजनेसेस है, जो अनाज मंडी के अंदर काम करते हैं, जिन्हें कॉमन लैंग्वेज में आड़तियाज बोला जाता है, क्या वो इसके अंदर कवर होंगे, वो इसके अंदर कवर नहीं होंगे, क्या उनके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी या नहीं आएगी, तो वो एक कंप्लीटली सेपरेट डिस्कशन हो जाता है। और अगर इसी वीडियो में उसे अपन करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो ला पाऊँ। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ किसी अदर पर्सन, किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे अगर आप सप्लाईज कर रहे हैं, चाहे आप एज अ एजेंट कर रहे हो चाहे आप अदरवाइज भी कर रहे हो, आप एजेंट नहीं है फिर भी आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे सप्लाईज कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगले पॉइंट में एक कवर करता है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हो गए कि मान लीजिए आप 8-10 स्टेट्स के अंदर रजिस्टर्ड है, आप टोटल 10 स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है और एक आपका हेड ऑफिस है। अब आपने मान लीजिए एक एजेंसी से सिक्योरिटी सर्विसेज ली और वो 10 की 10 आपकी जो ब्रांचेज है, 10 की 10 स्टेट जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है, उन सभी के लिए उसी एक एजेंसी से आपने सर्विसेज ली और आप जो एजेंसी आपको बिलिंग कर रही है वो आपके हेड ऑफिस के नाम से, आपके हेड ऑफिस के जीएसटीएन पे आपको बिलिंग कर रही है। तो अब क्या आप पूरा का पूरा इनपुट उसी हेड ऑफिस में ले पाएंगे? आप पूरा का पूरा इनपुट उस हेड ऑफिस में नहीं ले पाते, आपको वो अपोर्शन करना होता है बाकी सभी अपनी ब्रांचेस के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर आपको एज अ आईएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, आपको एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन लेके वो इनपुट पास ऑन करना होता है अपनी सभी ब्रांचेस को। तो ऐसे केस के अंदर आपको जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा वो आपको मैंडेटरीली लेना पड़ता है, चाहे आप सेपरेटली रजिस्टर्ड हो एक्ट के अंदर या ना हो। अब अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है जो ऑनलाइन अपनी सप्लाईज कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप सप्लाईज कर रहे हैं, या फिर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जैसे कोई फाइवर के थ्रू आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। तो ये पॉइंट बोलता है कि कोई भी पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज किसी की भी या दोनों की, अदर देन सप्लाईज रेफर्ड इन सेक्शन 95, तो मतलब 95 में ना कवर होने का मतलब आप ये नॉर्मल काम कर रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, आपका होटल वगैरह नहीं है आपका, उसके अलावा आप कोई ये अर्बन क्लैब वगैरह के थ्रू सप्लाईज नहीं कर रहे, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप कोई नॉर्मल गुड्स सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, तो उनके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू कर रहे हैं और
वो ई कॉमर्स ऑपरेटर एक्चुअल में सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, तो आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल होते हैं। तो जनरली आप ऐसे समझिए कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आपके बिहाफ पे पहले कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके और उसके बाद आपको वो पेमेंट रेमिट करते हैं, तो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी होती है। तो आपको ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू काम कर रहे हैं जो सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, तो आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फाइवर वगैरह इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। और ये प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी भी आपसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तभी वो आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट होने देते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, तो आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। चाहे आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 20 लाख 40 लाख से क्रॉस नहीं हो रहा, तो भी आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। इसके अंदर फिर से गवर्नमेंट ने 1-2 एग्जेम्पशंस दी है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 आया सेंट्रल टैक्स का, जो 15 नवंबर 2017 को आया, उसके अंदर इन्होंने रिलीफ दिया। उसके अंदर इन्होंने किसे रिलीफ दिया? वही सर्विसेज वाले बिजनेस वालों को, कि अगर कोई पर्सन जो सप्लाईज कर रहा है सर्विसेज की अदर देन जो 95 में कवर हो रही है, तो 95 वाले को हम यहाँ पे नहीं देख रहे, जो अगर जो सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है कोई पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है जो कि लाइबल है सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उस पर्सन का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो ऑल इंडिया बेसिस पे अगर 20 लाख को एक्सीड नहीं करता एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसे पर्सन को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से। तो मान लीजिए आप कोई ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जो सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, और आपका टर्नओवर अभी 20 लाख से क्रॉस नहीं हुआ है, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं इसका बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, तो अगर आप फाइवर के थ्रू सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो चाहे आपके ऊपर जो सेक्शन 24 की वजह से मैंडेटरी लाइबिलिटी आ रही थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की, लेकिन अब आप इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेते हुए आपको ये मैंडेटरी लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं है अनटिल अनलेस आप 20 लाख के टर्नओवर को एक्सीड कर देते हैं एज अ सर्विस सप्लायर। सिमिलरली इसमें वही बात लिखी हुई है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की हो जाएगी 20 लाख रुपए की जगह। फिर इसके बाद बात है कि जो बेनिफिट मिल रहा है वो सबका सब सर्विस वालों को मिल रहा है, क्या गुड्स वालों को कुछ नहीं मिलेगा? नई इंटरस्टेट सप्लाईज में, नई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट तो दिया है जिसका मेरे को बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं लगता। तो ये जो नोटिफिकेशन आया 34/2023 बहुत रीसेंट नोटिफिकेशन है, ये 31 जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ हद तक रिलीफ दी है जो गुड्स के सप्लायर है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज करते हैं, जो 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। तो ऐसे के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कोई पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, और उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल के अंदर और इस साल के अंदर वो एक्सीड नहीं किया है, एग्रीगेट टर्नओवर की जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 40 लाख की रिक्वायरमेंट है, उसे अगर एक्सीड नहीं किया है तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी वो सेक्शन 22(1) की अकॉर्डिंग ही आएगी, अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो एक तरह से उसके ऊपर अगर वो 40 लाख से एक्सीड करेगा और इन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर देगा, तो कोई गुड्स का भी सप्लायर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर भी लाइबिलिटी तभी आएगी जब वो 40 लाख के टर्नओवर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी पहली कंडीशन देखेंगे तो यूं लगेगा आपको कि इसका कोई फायदा होने ही नहीं वाला। तो इसकी पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई भी इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं करनी, तो मतलब आप अपनी स्टेट से बाहर की सप्लाईज नहीं कर सकते। आप मान लीजिए अपना बिजनेस कर रहे हैं राजस्थान से, अमेजोन के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट सेल करने हैं वो राजस्थान में करने हैं, राजस्थान से बाहर आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो एक तरह से आप अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि आपकी इंटरस्टेट सप्लाईज होने ही वाली है। तो ये सबसे पहले इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर ही कंडीशन लगा दे रहे हैं कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो कर लीजिए, चाहे रजिस्ट्रेशन भी मत लीजिए, लेकिन आप इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं कर सकते, तो फिर ई कॉमर्स के ऊपर सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही कंडीशन कंप्लाई विद करनी है। बाकी तो मेनली जो प्रोसीजरल कंडीशन है वो है कि पोर्टल पर किस तरह से काम करेगा। तो जनरली मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादातर ऐसे लोग जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई करते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, उन्हें इसका बेनिफिट मिलने वाला है। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है
जिसके थ्रू आप सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज कर सको, अपनी अपनी स्टेट में सप्लाईज कर सको, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से बच सकते हो। इसके बाद सवाल आता है कि चलो जो 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, उसके थ्रू जो सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन जो 95 के थ्रू सप्लाईज कर रहे हैं उनके ऊपर क्या, जो मान लीजिए स्विगी जोमेटो या जो ये गो आईबीबो जैसे प्लेटफॉर्म से, अर्बन क्लैक जैसे प्लेटफॉर्म से अगर सप्लाईज कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या, तो उसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है। इसी वीडियो में अगर वो करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अगर आपसे कहूँगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और 95 को लेकर हम एक डिटेल डिस्कशन अलग से कर लेंगे। अब अगले पॉइंट में बोलता है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है तो वो इसके अंदर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो पहले अपन ने जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाईज कर रहे थे उनको कवर कर लिया, और अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है अब ये उन्हें कवर कर रहा है कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी लायबल है कि जो अपना सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है तो उन्हें मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने जो OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंडिया से बाहर से बैठ के इंडिया के अंदर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसे पर्सन को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे पर्सन को अगर वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया के बाहर से बैठ के OIDAR सर्विसेज दे रहे हैं तो उन्हें भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके बाद एक कवर करता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया के बाहर से ऑनलाइन मनी गेमिंग की जो सेवाएं हैं वो सप्लाई कर रहा है इंडिया के अंदर, तो ऐसे के अंदर भी उस पर्सन को भी जो इंडिया के बाहर है उसे भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो यहां तक तो हमने जो सेक्शन 24 के अंदर आपको जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है वो हमने डिस्कस कर ली। 2-3 पॉइंट सेक्शन 22 के अंदर भी है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले पॉइंट 2 है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहता, ये उस वक्त रेलिवेंट था जब नया नया जीएसटी आया था। अगर आप जीएसटी से पहले रजिस्टर्ड थे तो आपको जीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था इस पॉइंट की वजह से, तो ये अभी इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। अगला 3 और 4 पॉइंट जो है वो आपके लिए रेलिवेंस रखता है, इन केसेस के अंदर भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जहां पे कोई बिजनेस कोई पर्सन कैरी आउट कर रहा था जो रजिस्टर्ड था इस एक्ट के अंदर, वो अगर ट्रांसफर हो रहा है या तो सक्सेशन की वजह से या अदरवाइज भी एज अ गोइंग कंसर्न अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो जो ट्रांसफरी या सक्सेसर जो है वो लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जिस डेट से वो ट्रांसफर और सक्सेशन हुआ वो। तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कोई बिजनेस फादर कैरी आउट कर रहे थे, अब वो बिजनेस पूरा का पूरा अपने सन के पास ट्रांसफर हो गया, एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर हो गया कि वो बिजनेस पूरा का पूरा चलता हुआ ट्रांसफर हो गया। ऐसे नहीं कि वो बिजनेस वाइंड अप करके उसकी एसेट्स ट्रांसफर हो गई, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई, इस तरह से नहीं, वो पूरा का पूरा बिजनेस चलता का चलता हुआ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो गया, एज अ सक्सेशन वो ट्रांसफर हो गया, फादर से सन को ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे केस के अंदर जो सन है उसके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी आ जाएगी। इसके अंदर दूसरे केसेस भी कवर हो सकते हैं सक्सेशन के अलावा। मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा था जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड था और अब मान लीजिए उस बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन ने अक्वायर कर लिया, कि पूरे के पूरे बिजनेस को ही एक्वायर कर लिया, एज अ गोइंग कंसर्न एक्वायर कर लिया, तो जो दूसरा पर्सन उसे एक्वायर कर रहा है तो उसके ऊपर भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसके बाद ये बात करता है कि मान लीजिए कोई अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, तो ऐसे केस के अंदर जो ट्रांसफर ही है उसके ऊपर भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाएगी। तो मर्जर और अमालगमेशन के केसेस में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस पूरे डिस्कशन के अंदर हमने देखा कि चाहे आपके ऊपर 20 लाख 40 लाख की वजह से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ना आ रही हो, फिर भी अगर आपने इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आपके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार फिर से डिटरमाइन करना चाहिए कि जो बिजनेस आप कैरी आउट कर रहे हैं, चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा नहीं है तो भी कहीं पे आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी तो नहीं है, और या फिर आप अगर कोई बिजनेस कैरी आउट करने वाले हैं तो क्या उसके अंदर कहीं रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो आपके ऊपर नहीं आ रही इन सभी कंडीशंस की वजह से। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि किन किन केसेस के अंदर आपके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है इवन दो आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।